कि कितना मेहनत कर पाते हैं, कितनी हिम्मत जुटा पाते हैं, जिससे कि मूल अधिकार को हम फिनिश कर पाते हैं। आज अपने पाठ की तरफ चलें और देखें आज। तो आज मुझे जहां याद आ रहा है कि कल की मेहनत के बाद से आज बचा है अनुच्छेद 20। एक इंपॉर्टेंट मूल अधिकार हो जाता है अनुच्छेद 20, जिसमें हम कहते हैं अपराध व अपराध सिद्धि से स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अपराध व अपराध सिद्धि से स्वतंत्रता का अधिकार। अधिकार अधिकार यहाँ लिख, इधर लिख देता हूँ अधिकार। चलो भैया, सबसे बड़ी बात देखिए कि अगर आप कोई अपराध करते हैं, मान लीजिए आपने किसी की क्या कर दी भाई, हत्या। अपराध तो नहीं हुआ कि आपने किसी की क्या कर दी, हत्या कर दी। जब आपने किसी की हत्या करी है तो उसके जुर्म में ठीक है। अब देखिए अपराध सिद्धि की हमें बात करनी है। तो अपराध सिद्धि, जब आप पर हत्या का अपराध सिद्ध हो जाएगा तो आप क्या कहलाएंगे, हत्यारा। जब आप पर हत्या का आरोप सिद्ध हो जाएगा तब आप क्या कहलाएंगे, हत्यारा। तो हत्यारा होने का मतलब क्या हुआ, अपराध सिद्ध। अपराध सिद्ध है ना, अपराध सिद्ध। और ये काम कहां पे होगा भैया, न्यायालय या कोर्ट में। ये काम कहां पर होगा, न्यायालय या कोर्ट में होगा। जैसे मान लीजिए 300 जनों की मेरी एक क्लास चल रही है ऑफलाइन, मेरी कोचिंग के सामने हत्या हो जाती है, कोई मर्डर हो गया। हत्या होने के बाद पुलिस आई कोचिंग संस्थान में, वहां से 4 बच्चों को उठाई और जेल में डाल दिया। ठीक है, पुलिस आई और क्या किया भाई, जेल में डाल दिया किसी भी 4 बच्चे को उठाकर, जबकि उन 4 बच्चों ने वास्तव में हत्या नहीं करी थी। क्या पुलिस ये मनमाना कर सकती है? अगर मान लीजिए पुलिस ने मनमाना कर भी दिया और लेकिन वो बच्चा यदि अपराधी नहीं है तो क्या वो अपराधी माना जाएगा? क्या वो अपराधी माना जाएगा? तो नहीं। क्यों? क्योंकि उसका अपराध सिद्ध नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमारा जो अधिकार है ना अनुच्छेद 20 इंपॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है कि पुलिस कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपराधी घोषित नहीं कर सकती। इतनी शक्ति उसके पास नहीं है। हाँ, यदि आपने अपराध किया है तो आपको दंड मिलेगा, लेकिन यदि आपने अपराध किया ही नहीं है तो आप दंडित ही नहीं होंगे। क्लियर है? तो इसलिए 20 निलंबित भी नहीं होता है। अगर 20 भी आपका निलंबित हो जाए तो पुलिस इसका दुरुपयोग करना शुरू कर देगी और अपने कई फाइल ऐसे फटाक से क्लोज कर देगी कि कोई भी हत्यारा हो, कोई भी क्रिमिनल हो, किसी को भी उस फाइल में डाल देगी कि अपराध इन्होंने किया था, हमारे इन्वेस्टिगेशन में आया। इतनी बातें समझ में आई भैया? चलिएगा, अब देखिए इसमें एक पहला पॉइंट आता है। इसमें एक पहला पॉइंट आता है अपराध और अपराध सिद्धि से स्वतंत्रता के अधिकार में। जब अपराध और अपराध सिद्धि से हम स्वतंत्रता का अधिकार की बात करते हैं तो हम 20 के 1 की बात करते हैं। तो 20 अनुच्छेद 20 का 1 या पहला की बात करें तो विधि का भूत लक्षी प्रभाव, विधि का भूत लक्षी प्रभाव नहीं होगा। विधि का भूत लक्षी प्रभाव नहीं होगा। क्लियर है? विधि का भूत लक्षी प्रभाव नहीं होगा, है ना। इसका क्या मतलब होता है, सिंपल सी भाषा में समझिए पहले कि विधि अगर आज से बन रही है तो आज से लागू होगा या आज के बाद से लागू होगा। विधि कभी भी पीछे जाकर के लागू नहीं होगा। विधि कभी भी पीछे जाकर लागू नहीं होता है। विधि आज बनी है ना तो आज से लागू होगा या आज के बाद से लागू होगा, पीछे से कभी भी विधि लागू नहीं होती है। और भूतलक्षी मतलब भूतकाल, भूतलक्षी मतलब भूतकाल की बात करी जाती है। तो आइए भाई, विधि अपने निर्माण तिथि, विधि अपने निर्माण तिथि से या उसके बाद से लागू होगा। विधि निर्माण तिथि या उसके बाद से लागू होगा। क्लियर है भाई? विधि कभी भी विधि पीछे से लागू नहीं होगा, लागू नहीं होगा, नहीं होगा। अर्थात विधि भविष्य लक्ष्य है। इसे एक्स पोस्ट फैक्टो का सिद्धांत कहते हैं। इसे एक्स पोस्ट फैक्टो का सिद्धांत कहते हैं। एक एग्जांपल उठाते हैं। घटना घटी भारत में, निर्भया हत्याकांड सुने होंगे, काफी दर्दनाक घटना थी ये। ठीक है, निर्भया हत्याकांड। शामिल कितने लोग थे? 5 लोग शामिल थे। 4 लोगों को क्या दे दिया गया? फांसी दे दी गई। 4 लोगों को फांसी दे दिया गया और एक को 17 वर्ष की आयु होने के कारण बाल अपराधी माना गया, जबकि मेन यही था, जबकि मेन यही था। माइक क्या, माइक का दिक्कत है क्या? माइक की समस्या आ रही है क्या? माइक की समस्या आ रही है क्या? चलिए भैया,
कब कौन सा धोखा दे जाए पता चल। क्लियर हो गया? कानून बाल अपराधी करा दिया गया, जबकि यही बाल अपराधी सबसे खतरनाक क्रिमिनल था, सबसे खतरनाक क्रिमिनल ये 17 साल का था, लेकिन इसी को फांसी नहीं हुई। कारण हमारे बच्चों को सजा नहीं दिया जाता, उसे कहां भेज दिया गया? बाल सुधार गृह भेज दिया गया। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद एक नया कानून बनाया गया। वो नया कानून ये कहता है कि यदि मान लीजिए कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी उम्र 16 वर्ष से अधिक है और वह किसी भी आपराधिक कृत्य को समझने में सक्षम है, तो वो अपराधी होगा। लेकिन वो कब कानून बनाया गया? इस घटनाक्रम के बाद बनाया गया। तो क्या उस विधि से इसको दंडित किया जाएगा? तो उस विधि से इसको दंडित नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि उसका एक मूल अधिकार अनुच्छेद 20 का ए उसके आगे आ रहा है। ऐसे व्यक्ति को फिर हम सजा नहीं दे सकते। कंफर्म हो गया होगा? कंफर्म हो गया होगा भैया? चलिए, एक्स पोस्ट फैक्टो का सिद्धांत कहते हैं। एक्स का मतलब पीछे से तो नहीं, पोस्ट का मतलब बाद से। ये फैक्ट क्या होगा? कानून बनेगा, पीछे से नहीं, कानून बनेगा। तो एक्स पोस्ट फैक्टो का जो सिद्धांत है ये लैटिन भाषा में लिखा गया है, जिसका अर्थ होता है कि विधि का भूतलक्षी प्रभाव नहीं है। समझ में आ गया भैया? चलिए तो पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, इसके बारे में अब हमें बात करनी है। एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को 2 बार दंडित किसी व्यक्ति को 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। एक ही अपराध के लिए को 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा, यानी एक अपराध के लिए किसी व्यक्ति को एक ही सजा मिलेगी। ठीक है भाई? जिसे मान लीजिए आपने चोरी का अपराध किया है, आपने क्या किया भाई? चोरी का अपराध किया। तो चोरी के अपराध में एक बार पुलिस आपको पकड़ के सजा भी दिला चुकी है, दूसरी बार आपके गांव में फिर चोरी होती है, पुलिस आपको चोरी मान चुकी है, फिर आएगी फिर पकड़ के ले जाएगी। ऐसा कर सकती है क्या? तो नहीं कर सकती। ठीक है? आप अपने आप को दिखाएं कि पूर्व दोष सिद्धि का सिद्धांत है। इसे हम कहते हैं, इसे दोहरे खतरे से संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। लैटिन भाषा में क्या बोलेंगे? तो इसे डबल जियो पैरिडी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। डबल जियो पैरिडी सिद्धांत कहते हैं। भाई अभी आवाज बताएं भाई, आप फिर से एक बार कि आवाज कैसी है। सबसे बड़ी समस्या है ना, सुबह से अभी 20 मिनट हो गए क्लास में, डिस्टर्बेंस 2 के तहत निधन होगा, उसे संशोधन का नाम आप नहीं देंगे। तो यहां पे हमने बात करी किसकी? डबल जियो पैरिडी की बात करी। जैसे मान लीजिए एक ही अपराध के लिए पुलिस आपको दोबारा गिरफ्तार करना चाहे, ठीक है, इसे जेल में डाल देते हैं, देखते हैं चोरी होती है दोबारा कि नहीं होती है। तो उस अपराध के लिए सर अपराध कितने दिनों तक दर्ज किया जा सकता है? अपराध कभी भी दर्ज करा लीजिए, क्या दिक्कत है? जब आपके साथ घटना हो जाए जाके दर्ज करा लीजिए, और अपराध जब होगा तभी तो दर्ज कराएंगे। कितने दिनों के भीतर मतलब अगर आप पीड़ित आप आज हैं तो 1 दिन 2 दिन में जाके दर्ज करा लीजिए, 2-4 महीने बाद तो नहीं जाएंगे ना, फिर तो उसे दुश्मनी माना जाएगा ना कि आप दुश्मनी बस आप करा रहे हैं। पहले टाइम नहीं कराया जिस दिन आप पीड़ित थे। ठीक है भैया? तो अपराध पीड़ित व्यक्ति है, कभी भी करा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका ही मामला कमजोर हो जाएगा, केस कमजोर हो जाएगा कि भाई जब इनको दिक्कत थी तब कहे नहीं इन्होंने केस कराया, आज क्यों करा रहे हैं, ऐसा क्या हो गया? तो आपका केस ही जिंदा हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। सॉरी। चलिए भाई, किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। इसे अपराध स्व अभिशंसन का सिद्धांत कहते हैं। इसे अपराध स्व अभिशंसन का सिद्धांत कहते हैं। क्लियर है भाई? अब यहां पे देखिए भाई कि इसे अपराध स्व अभिशंसन का सिद्धांत का मतलब क्या है कि पुलिस अगर आपको गिरफ्तार करके ले गई तो आपको आपका अपराध कबूल करने के लिए बाध्य नहीं कर सकती। मान लीजिए कि पुलिस आपको मारना चाहती है, पीटना चाहती है और अपराध या जुर्म को कबूल करवाना चाहती है, तो आप अपराध या जुर्म को पुलिस के सामने कबूल कर लीजिए, लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए कि पुलिस के सामने दी गई गवाही कभी भी मान्य नहीं होगी। बस वह आपके अभी वकील की मौजूदगी में नहीं होना चाहिए, दी गई गवाही पर आपकी सहमति यानी सिग्नेचर नहीं होनी चाहिए, बस। बाकी अगर वीडियो भी है, आप अपना गुनाह कबूल कर रहे हैं, वीडियो है, और वो वीडियो भी आप स्वीकार ना करें कि मेरा है, तब भी। क्लियर है भाई? सर जी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप चैप्टर खत्म होने के बाद एमसीक्यू करा दीजिएगा। बेटा मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एमसीक्यू करा दूं, लेकिन पहले चैप्टर तो कंट्रोल में आए अपने। कल मैं सोचा था कि मूल अधिकार फिनिश कर दूंगा, तो आपकी क्लास ने करने नहीं दिया। ठीक है? ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती, और मैं आपकी क्लास को 4 घंटे पढ़ा के गया, यही मेरे लिए बड़ी बात है। अभी अगला अनुच्छेद 21 आ रहा है जो कहेगा कि हर व्यक्ति को गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है।
लेकिन अब बिहार की धरती, बुद्ध की धरती, दशरथ माझी की धरती, खान सर की धरती, चाणक्य की धरती, पता नहीं कहां से आते हैं, पता नहीं कितने कितने आर्टिकल्स और टाइटल्स हैं जो आपको दिए जा सकते हैं, लेकिन आपको किसी का सम्मान करने नहीं आता है। ठीक ना? बस कहने की बात है कि बिहार में गुरुओं को बहुत माना जाता है। हाँ, माना जाता है, बस ये मैंने देखा है कि उन गुरुजनों का सम्मान बहुत है जो आपके साथ नहीं है। जो आपके साथ है उनका कोई सम्मान, कोई आदर, कोई मान भाव नहीं है, क्योंकि आप अपने दिमाग में एक चीज फिट कर चुके हैं कि चाहे कोई आदमी कितना भी हमें बढ़िया पढ़ाएगा, हम उससे नहीं पढ़ेंगे, हम उन्हीं से पढ़ेंगे जिनका खूब नाम है। तो मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि आप मुझसे ही पढ़िए, मैं तो ये कहता हूं कि भाई मुझसे पढ़ने के बाद सवाल हल करिए, नहीं हल हो रहा है तो बता दिया करिए। ठीक है भैया? दूसरी चीज, कोई बच्चा कह रहा है कि सर टॉपिक खत्म होने के बाद प्रश्न भी करा दीजिएगा, नहीं कराऊंगा तब बताइएगा, नहीं कराऊंगा तो कहिएगा कि नहीं सर आपने कहा था और कराया नहीं। ठीक है ना? चाहे उसके लिए मुझे अलग से टाइमिंग लगवानी पड़े आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए। ठीक भैया? आ जाओ, हेडिंग बनाएंगे, मैं अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, चाहे आप मुझे कुछ भी कह लीजिए। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 क्या कहता है भाई? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। यहां पे यदि हम प्राण की बात करेंगे तो यहां पे प्राण जीवन की बात करता है, यहां पे प्राण किसकी बात करता है? जीवन की बात करता है। और यहां पर दैहिक का क्या मतलब है? तो दैहिक किसकी बात करता है? तो शरीर की बात करता है। दैहिक किसकी बात करता है? शरीर की बात करता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। और आपको पता होगा यही आपका क्या है? तो ये आपके जीवन का अधिकार बना हुआ है। अब आपको पता चलेगा कि कहां निलंबित नहीं होता और निलंबित हो जाएगा तो क्या खतरा हो सकता है। तो इसीलिए अनुच्छेद 21 को जीवन के अधिकार की संज्ञा दी गई। देखिए, जीवन के अधिकार की जब इसमें संज्ञा दी गई तो इसमें पहली लाइन आती है, कहा जाता है जीवन, जीवन जीने का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है। तो ये बात तो आर्टिकल 21 कहता ही कहता है, लेकिन इसमें केस आ जाता है। और केस क्या कहता है कि जब तक विधि के द्वारा वंचित नहीं कर दिया जाता, जब तक विधि के द्वारा वंचित नहीं कर दिया जाता, तो जीवन जीने का अधिकार है कब तक? जब तक विधि के द्वारा आपको वंचित नहीं कर दिया जाता। क्लियर है? और ये किसमें आया था? तो ये कहेंगे ए.के. गोपालन वर्सेस मद्रास, ए.के. गोपालन वर्सेस मद्रास राज्य मामले में आया था, मद्रास राज्य मामले में आया था। 1950-51 का ये मामला है, 1950-51 का ये मामला हो जाता है। देखिए, कहा गया कि ठीक है जीवन जीने का अधिकार है, लेकिन आप मर भी सकते हैं। कब? जब आपको विधि ने फांसी की सजा दे दी हो, यानी जब आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा तब आपका जीवन का अधिकार काम नहीं करेगा, तब आपके जीवन का अधिकार काम नहीं करेगा। हाँ, जिंदगी आपको अपने हिसाब से जीने का अधिकार है, गलत काम करने का अधिकार नहीं है, विधि के खिलाफ जाने का अधिकार नहीं है, अपने आप को मिटाने का अधिकार आपको नहीं दिया गया। चलिए एक बात और देखते हैं, सेम इसी बात पर एक शब्द नया आया, गरिमापूर्ण, गरिमापूर्ण जीवन, जीवन जीने का अधिकार है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, अधिकार है जब तक विधि के द्वारा वंचित नहीं कर दिया जाता, वंचित नहीं कर दिया जाता, नहीं कर दिया। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है, क्यों? जब तक विधि के द्वारा वंचित नहीं कर दिया जाता। यह बात किसमें आया होगा? तो यह बात आया मेनका गांधी, मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ 1978। मेनका गांधी में यह मामला आ गया कि गरिमापूर्ण आपको जीवन जीने का अधिकार है। पहले वाले में क्या था? केवल जीवन जीने का अधिकार था, चाहे आपको कोई मारे, गरियाए, शोषित करे, वंचित करे, आपको जीवन जीने का अधिकार मिला, जिए, नमक रोटी खाएं लेकिन जिए। लेकिन दूसरा कहना नहीं, आपको गरिमापूर्ण जीवन मिलना चाहिए, इज्जत के साथ आपको जीने का अधिकार है। आपको कोई उल्टा सीधा नहीं बोल सकता, आप उसे पसंद नहीं है भैया दूर रहो, लेकिन बेइज्जत मत करो, उल्टा सीधा ना बोलो। ठीक है? आगे देखिएगा, फिर एक केस आता है। इन्होंने कहा, यदि न्यायालय ने कहा, क्या कहा? यदि जीवन जीने का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, अधिकार है, तो मरने का भी अधिकार होगा, मरने का भी अधिकार, मरने का भी अधिकार होगा। यह कह दिया गया। इस मामले में कहा गया पी रथिनाम वर्सेस मद्रास राज्य 1994। एक व्यक्ति थे पी रथिनाम, इन्होंने कहा कि यदि हमें बोलने का अधिकार है तो चुप रहने का अधिकार है, तो उसी आधार पे यदि हमें जीने का अधिकार है तो मरने का भी अधिकार है, उसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। हमारा जीवन आजादी के साथ जिएंगे और जब तक मन करेगा जिएंगे, नहीं मर जाएंगे, क्या दिक्कत है? और इस बात को महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने समर्थन दे दिया कि बिल्कुल मद्रास उच्च न्यायालय सही कह रहा है। मैं, हमारा कोर्ट भी इस बात को मान्यता देता है कि जीवन जीना है तो जिए, नहीं फांसी लगा के मर जाए, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है भाई? आगे देखिएगा, आगे देखिए, फिर कोई केस आ गया कि जीवन जीने का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, अधिकार है, इसे अनैसर्गिक तरीके से, इसे अनैसर्गिक तरीके से मिटा नहीं सकते, मिटा नहीं सकते। ये इनके केस में आ गया, पी रथिनाम के केस में ये मामला आ गया। कह दिया कि भाई ठीक है, ये केस आ गया किसमें? ज्ञान कौर
वर्सेस पंजाब 1996 में। इस केस में कहा गया जीवन जीने का जो अधिकार है वो सत्य है और जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है। मरना सभी को है एक ना एक दिन, लेकिन क्या उसे हम गलत तरीके से मिटा दें या हम उसे जबरदस्ती मिटा दें? तो उसे हम जबरदस्ती मिटा नहीं सकते, उसे हम जबरदस्ती नहीं मिटा सकते। क्लियर है भाई? मतलब नेचुरल डेथ एक्सेप्टेड, लेकिन आपका जब मन करे जिए, पता चला कि रिजल्ट खराब हो गया, नदी में कूद के जान दे रही हैं, पता चला गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे को छोड़ दिए, पंखे के चूल्हे में लटक गए, फिनाइल पी लिए, दुनिया भर की चीजें हरकतें कर रहे हैं, तो ये आपका जीवन नहीं है। ठीक है, तो जीवन आपको जीने के लिए दिया गया है, आपको मरने के लिए आपका जीवन नहीं दिया गया। क्लियर है भाई? बात समझ में आ गई? इतने केसेस हो गए, एक केस और देखिए। अभी तो इसमें केस ही केस है, लेकिन एक केस और आपको जानना है। देखिए भैया, जब जीवन जीना अत्यधिक, जब जीवन जीना अत्यधिक कष्टदायी हो जाए, कष्टदायी हो जाए तो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार होगा। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार होगा। इसे यूथेनेसिया का सिद्धांत कहते हैं। आगे अपने जिस भाषा में हम पढ़ रहे हैं संविधान को या अनुच्छेद 21 को उस भाषा में कहें तो सुखमय इच्छा मृत्यु का अधिकार। सुखमय इच्छा मृत्यु का अधिकार। तो आपको सुखमय इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया गया। तो आपको जीवन जीना है, लेकिन आपका जीवन जीना अत्यधिक कष्टदायी हो जाए, आपको इतना तकलीफ हो कि उसका सलूशन ही मर जाना है, तो ही आपको मरना है। लेकिन यह निर्णय भी आप नहीं ले सकते। यह निर्णय भी डॉक्टरों की सलाह पे लिया जाएगा। जब डॉक्टर कहेगा कि हां इनका मर जाना ठीक है, तब आपका मरना ठीक होगा। केस क्या हो जाएगा? अरुणा रामचंद्र शानबाग वर्सेस भारत संघ 2011। लाई डिटेक्शन टेस्ट जो आता है वो अनुच्छेद 20 के तीसरे में आता है कि वो अनुच्छेद 20 के तीसरे का उल्लंघन करता है। तो उसके लिए ना बड़े कानून है, प्रक्रिया है, कन्फेक्शन लगता है, कन्वोकेशन लगता है, और जो व्यक्ति लाई डिटेक्टर कराना चाहता है उसी का लाई डिटेक्टर किया जाता है, या जिस पर अत्यधिक हो कि नहीं अपराध इसी ने किया, इसी के बताने से ही चीजें क्लियर होंगी, तब होता है लाई डिटेक्टर टेस्ट। क्लियर है भाई? अगर इच्छा के अनुसार मर रहा है तो बचने पर केस क्यों चलेगा? इच्छा के अनुसार का मतलब आप घर में जहर पी के नहीं मर सकते। मरने की आपकी इच्छा को डॉक्टर पहले बताएगा, फिर आप कोर्ट से, हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके आएंगे, तब आप मरेंगे। मरने में भी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की बात कही गई है, सक्रिय इच्छा मृत्यु की बात नहीं कही गई। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का मतलब होता है कि आपको जीवनदायी जो चीज दी जा रही है उसे हटा लिया जाएगा। जैसे ऑक्सीजन के दम पे जिंदा है तो ऑक्सीजन हटा दिया जाएगा, आप अगर वेंटिलेटर पे जिंदा है तो वेंटिलेटर हटा दिया जाएगा, आपको यदि कोई ऐसी दवा दी जा रही है जिससे आप तभी तक जिंदा है जब तक दवा का असर है, तो दवा देना बंद कर दिया जाएगा। ऐसे मारा जाएगा। ये नहीं कि आप जहर पी के मर जाएं, गला घोट के मार दें, पिस्टल की गोली से मार दें, जहर का सुई लगा दें, ऐसे नहीं मारा जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए अब देखिए भाई, ये जो घटना घटी थी अरुणा रामचंद्र शानबाग का केस जो है वो कितना दर्दनाक है कि इसमें एक महिला थी, 16 साल की बच्ची थी, जो एनएम जीएनएम का कोर्स कर रही थी और हॉस्पिटल में प्रैक्टिस के लिए गई थी, जाती थी प्रैक्टिस के हॉस्पिटल में। इसको किसी गार्ड पर इस बच्ची की नजर पड़ गई, गार्ड इसके साथ बलात्कार कर बैठा। ठीक है, हॉस्पिटल के नीचे वाले किसी भी जगह पे स्टोर रूम में बलात्कार करने के बाद देखा कि बच्ची जिंदा है और उसका नाम ले लेगी, उसके बारे में बता देगी। उसने उस बच्ची को मारने के इरादे से उसके गुप्तांग पे लोहे के रॉड से क्षतिग्रस्त कर दिया, खूब क्षति पहुंचाई, चोट पहुंचाई। उस बच्ची का कई बार ऑपरेशन किया गया, लेकिन उसका ब्लड रुक ही नहीं रहा था। वह बच्ची खूब चीखती थी, चिल्लाती थी, अपने लिए मृत्यु मांग रही थी, लेकिन हमारे यहां मरने का अधिकार नहीं था। तो दूसरी बच्ची ने केस किया, अरुणा रामचंद्र शानबाग ने, उसने केस किया अपनी सहेली के लिए। उस केस में यह मांगा गया कि भाई अगर किसी का जीवन जीना अत्यधिक कष्टदायी है तो उससे बेहतर है कि उसे मर जाना चाहिए। क्लियर है भाई? बात इतनी समझ में आ गई? जीवन का अधिकार क्यों कहा जाता है, क्या क्या आपको जीवन के अधिकार के तहत मिला, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई? हाँ या ना? चलिए भाई आइए आगे की बात करते हैं। तो अब देखिए ना, यूथेनेसिया का जो सिद्धांत है उसके में भी 2 डॉक्टर होने चाहिए, उसके में भी 2 डॉक्टर आपको होने चाहिए। अब यहां पे देखिए, सुप्रीम कोर्ट के कई महत्वपूर्ण निर्णय को जीवन के अधिकार में शामिल किया गया है। जीवन के अधिकार में शामिल किया गया है। चलिए तो आइए देखते हैं, बहुत सारे केसेस को शामिल किया गया है, लेकिन जो आपके लिए 10, 11, 12 इंपॉर्टेंट होंगे उनके बारे में बात करेंगे, सबके बारे में बात नहीं करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट के कई महत्वपूर्ण केसेस में यदि हम पहला केस देखें तो आपका पहला केस ही क्या हो जाता है? तो पहला केस हो जाएगा गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार। गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, ठीक है भाई। तो आपको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिया गया, किस वाद में दिया गया? तो आपको पता है मेनका गांधी वर्सेस भारत संघ मामले में दिया गया था गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार। इन्हीं के मामले में एक और आपको अधिकार मिला था, विदेश घूमने का अधिकार। विदेश घूमने का अधिकार, इनका पासपोर्ट ही जब्त कर लिया गया था। विदेश घूमने का अधिकार, विदेश घूमने का अधिकार भी इसी मामले में जीवन के अधिकार में शामिल हुआ। आगे देखिएगा, तीसरा ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार। गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार, कॉमन काज वर्सेस भारत संघ का मामला हो जाता है। इस मामले में कहा गया कि सभी व्यक्ति को गरिमापूर्ण तरीके से जीवन जीने का अधिकार है, तो गरिमापूर्ण तरीके से उसका अंतिम संस्कार भी होना चाहिए। यह केस सबसे ज्यादा चर्चित कब हुआ? जब एक मामला उत्तर प्रदेश के किसी जिले में घटा था, हाथरस जिले में घटा था कि एक लड़की के साथ बलात्कार होता है। बलात्कार के बाद पुलिस खुद उस लड़की की लाश को फटाफट जला देती है ताकि एविडेंस ना मिले। एविडेंस मिटाने के चक्कर में उस लाश को उसके मां बाप को भी नहीं सौंपा गया। तो वहां पे ये निकल कर आया कि गरिमापूर्ण अंतिम संस्कार का अधिकार जीवन का अधिकार है, तो उसके मां बाप को लाश क्यों नहीं सौंपा गया भाई? क्लियर है भाई? आगे देखिएगा, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार होगा। अगर हम बात करें स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार में किसकी बात करते हैं, तो स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार जो आया था मामला, ये MC मेहता वर्सेस भारत संघ का मामला था। कोई दिल्ली की कंपनी थी जिसने दिल्ली की पूरी हवा को प्रदूषित कर रखा था, तो उस कंपनी के खिलाफ इन्होंने केस किया था। क्लियर है भाई? ठीक है, चलिए भाई, कोई कह मेनका गांधी वाला विस्तार से बता दीजिए। भैया मेनका गांधी जा रही थी विदेश, ठीक है, 1978 में पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनी थी। मेनका गांधी विदेश जा रही है, मामला उठा था काला धन जमा करने का विदेशों में, और ये जब विदेश एयरपोर्ट पर पहुंची तो इनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया और इन्हें जहाज पकड़ने ही नहीं दिया गया और इन्हें वापस घर लौट के आना पड़ा। तो मेनका गांधी की बहुत जिद्दी स्वभाव की थी, उन्होंने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि हमें विदेश क्यों नहीं जाने दिया गया। ठीक है, तो उसमें कोर्ट ने ये निर्णय लिया कि नहीं, विदेश तो इनको जाने देना था। अगर इन पे संदेह था तो ये जब आती अपना काम करके तब आप कर सकते थे, ऐसा तो है नहीं कि जाएंगी तो आएंगी नहीं। इस तरह की चीजें कही गई थी। क्लियर है भाई? तो इस भारत संघ लिखते हैं, इसका क्या मतलब है? तो भारत संघ का मतलब है कि भारत सरकार के खिलाफ केस हुआ था। भारत संघ का मतलब हुआ कि ये केस जो हुआ था वो भारत सरकार के विरुद्ध हुआ था। और केस जब भी आप करेंगे किसी सरकारी संस्था के विरुद्ध, नगर निगम के विरुद्ध, सरकार के विरुद्ध या राज्य के विरुद्ध करेंगे तभी जनहित याचिका माना जाएगा। अगर केस किसी व्यक्तिगत व्यक्ति पे करें तो वो जनहित याचिका नहीं बल्कि उनका निजी मामला माना जाता है। ठीक है भैया? चलो आइए पांचवें पॉइंट पे आते हैं। पांचवें पॉइंट में आता है एकांतता का अधिकार। एकांतता का अधिकार। अगर एकांतता के अधिकार की बात करते हैं तो एकांतता के अधिकार में क्या निकल करके आता है, तो यहां पे हम कहेंगे एकांतता के अधिकार को ये किस मामले में दिया गया था, तो खलक सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। देखिए आप हो सकता है कि कोई और भी केस जानते हो, लेकिन एक केस खलक सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य भी है। हाँ, ये सब PIL है, क्योंकि इसी PIL से आप सभी को अधिकार मिला है। तो अगर ढेर जनों का अधिकार एक साथ मिल रहा है, एक केस से मिल रहा है, तो PIL कहलाता है। क्लियर है भाई? वर्सेस का मतलब विरुद्ध होता है, खिलाफ। ठीक है, वर्सेस का मतलब विरुद्ध होता है, खिलाफ होता है। चलो भैया, तो एकांतता के अधिकार खलक सिंह क्या था? खलक सिंह डाकू था। खलक सिंह डाकू जब अपने घरों में सो रहा होता है तो पुलिस जाकर के लगातार विसिल बजाती है। विसिल बजाती है जब तक बजाती है जब तक कि खलक सिंह अपने गेट से बाहर देख ना ले। तो जब उन्हें खलक सिंह को देख लेते तो चले आते। रात को 10 बजे 11 बजे पुलिस का डेली का काम था। खलक सिंह ने केस कर दिया। खलक सिंह ने केस कर दिया। केस में कहा कि भाई मेरा भी अपना कुछ जीवन है कि नहीं, पुलिस मेरे घर डेली विसिल बजाती है, डेली जांच करती है। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, एकांतता का अधिकार सभी को है, लेकिन पब्लिक प्लेस पे आपको एकांतता का अधिकार नहीं है। पर अगर महिला मित्र पुरुष मित्र पार्क में गए हैं और वहीं पर प्राइवेट क्रियाओं को करना शुरू कर दिया तो यह अधिकार आपको दिया नहीं गया है, क्योंकि वो एकांत जगह नहीं है कि आप अपना पब्लिक कार्य में लगे रहे, अपनी आजादी का जश्न मनाएं आप और पब्लिक आपको एकांत दे दे, छोड़ दे। ऐसा नहीं करने वाली पब्लिक का। तब आप सीधा जानिए कि पब्लिक है, सब जानती है। ठीक है भैया? एकांतता का मतलब होता है कि वो एकांत होना चाहिए। ठीक है भैया? छठा, एकांतता के अधिकार के बाद भोजन करने का अधिकार। भोजन करने का अधिकार। भोजन करने का अधिकार, यह मामला किसका है? सुनील बत्रा वर्सेस भारत संघ। सुनील बत्रा वर्सेस भारत संघ। सुनील बत्रा वर्सेस भारत संघ का मामला हो जाता है। क्लियर है? भोजन करने का अधिकार। देखिए हुआ क्या था, दिल्ली में जेल में कैदी रहते थे, उन कैदियों को अच्छा भोजन नहीं दिया जाता था। तो सुनील बत्रा एक समाजसेवी व्यक्ति थे, उन्होंने केस किया, कहा नहीं, जो कैदी हैं अगर उन्हें न्यायालय ने मृत्युदंड नहीं दिया है, यानी कि उन्हें सुधरने का मौका दिया गया है, तो अगर हम उनका शोषण करेंगे, पोषण नहीं करेंगे, तो भाई वो फिर बाहर निकलेंगे तो अच्छा आदमी नहीं बनेंगे। तो उनको अच्छा आदमी बनने के लिए भोजन अच्छा मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी इंसान है, उनका भी जीवन जीने का अधिकार है।
तो इसलिए भोजन करने का अधिकार मिल गया। सातवां, भोजन के अधिकार के बाद यदि हम बात करेंगे तो यहां पे आता है निद्रा का अधिकार। निद्रा का अधिकार यानी आपको सोने का अधिकार दिया गया है। निद्रा का अधिकार, निद्रा का अधिकार आपको दिया गया रामलीला कमेटी, रामलीला कमेटी वर्सेस नगर निगम, वर्सेस नगर निगम। चलिए रामलीला देखकर और रामलीला कर कर लोग सोए हुए थे, ठीक है, और नगर निगम वाले साफ सफाई करने आ गए। नगर निगम वाले साफ सफाई करने आ गए। साफ सफाई के दौरान उन्होंने जो वहां सो रहे होते हैं उनको जगा के भगा दिया, तो उन्होंने केस किया। तो लोगों ने कहा कि जीवन जीने का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है, ठीक है भाई। आठवां, आठवां पे यदि हम बात करते हैं, आठवां क्या कहते हैं, तो कार्यस्थल पर, कार्यस्थल पर, स्थल पर महिला के साथ, महिला के साथ लैंगिक शोषण, लैंगिक शोषण प्रतिषेध का अधिकार, प्रतिषेध का अधिकार, प्रतिषेध का अधिकार। यह मामला आया था विशाखा दत्त, विशाखा दत्त, विशाखा दत्त वर्सेस राजस्थान, वर्सेस राजस्थान 2011-12, 12-13 का, 2012-13 ये केस आया था, ठीक है भैया। विशाखा दत्त एक महिला थी, किसी कंपनी में काम करती थी, उस कंपनी में उसका लैंगिक शोषण किया गया, यानी उनसे कोई मांग की गई होगी शारीरिक संतुष्टि के लिए, ठीक है भाई। क्योंकि यहाँ पे वासना के बहुत सारे पुजारी लोग हैं भाई, लोग भूखे भेड़िए हैं एकदम, है ना। तो जिस कंपनी में, किसी भी कंपनी में आप काम करोगे, आपका नौकरी लगाने के नाम पे, प्रमोशन के नाम पे, सैलरी इंक्रीमेंट के नाम पे, आपकी नौकरी बचाने के नाम पे, आपको छुट्टी देने के नाम पे, चाहे आप किसी भी सरकारी नौकरी में जाए, चाहे प्राइवेट नौकरी में जाए, ये लैंगिक शोषण महिलाओं के साथ अक्सर देखने को मिलता है, सेक्सुअल हरासमेंट, है ना भाई। तो ऐसी चीजों के लिए भी केस कर दिया गया। और कार्यस्थल कैसे माना जाएगा, तो कोई भी ऐसी संस्था जहां 10 से अधिक लोग, 10 या 10 से अधिक लोग काम कर रहे हैं, उसे इस विधि के अनुसार कार्यस्थल की संज्ञा दी गई है। और जो उस कंपनी का मालिक है, उसे इस मामले में कहा गया कि भैया आपको भय रहित वातावरण देना पड़ेगा, तभी महिलाएं आप यहां काम करेंगी। इसका मतलब है कि हर जगह आपका कैमरा, तीसरी आंख लगी होनी चाहिए। तो आप देखिए ना, बड़ी बड़ी कंपनियों में ऐसा हो गया है कि अब हर जगह कैमरा लगा हुआ है, तो कोई भी आपका सेक्सुअल हरासमेंट नहीं कर सकता। क्लियर है? चलिए 9वें नंबर की बात अब हम करते हैं। क्लियर है? 9वां नंबर क्या कहता है, तो 9वां नंबर आपके एकांतता का अधिकार आपको देता है। एकांतता नहीं, सॉरी, निजता का अधिकार, निजता का, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार दिया गया है। यह है रिटायर्ड न्यायाधीश पुट्टास्वामी, पुट्टास्वामी वर्सेस भारत संघ 2017 का मामला है। 24 सितंबर 2017 को यह केस क्लियर हुआ था, है ना भैया। निजता के अधिकार, राइट टू प्राइवेसी का मामला है। तो देखिए सभी को अपना जीवन जीने का गरिमापूर्ण अधिकार है और वो अपने निजी मामलों को किसी को ना बताए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। जैसे मान लीजिए कि अगर आज की डेट में एक चीज एक्सपेक्ट करें आप कि अगर आपकी किसी लड़की से शादी हो रही है, तो शादी से पहले आपके भी अपना कोई रिलेशन रहा होगा। तो अगर आपका रिलेशन है तो लड़की का भी रिलेशन रहा होगा। तो अगर लड़की का रिलेशन पता चला तो आप उसे तलाक दे देंगे, आपका रिलेशन पता चला तो लड़की आपको तलाक दे देगी। ये आपका सबसे बड़ा जीवन का निजी मामला है आज की डेट में। क्लियर है? दूसरा चीज देखिए, ये जो निजी मामला आया था, हालांकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए नहीं आया था, लेकिन ये निजी मामला आधार कार्ड को लेकर उभरा था। भारत सरकार ने कहा कि हर चीज आधार कार्ड से कनेक्ट कर दीजिए। तो पुट्टास्वामी ने कहा कि भाई जब हर चीज आधार कार्ड से कनेक्ट होगी, तो अगर किसी दिन हमारा आधार कार्ड का डेटा लीक हुआ तो हमारा सब चला जाएगा, हमारी पूरी प्राइवेसी चली जाएगी। इस मामले पर यह केस आया था। क्लियर है? 10वां, निजता के अधिकार के बाद हम बात करेंगे जीवन साथी चुनने का अधिकार। जीवन साथी चुनने का, चुनने का अधिकार, जीवन साथी चुनने का आपको अधिकार दिया गया है। इसके लिए कोई इंपॉर्टेंट केस तो नहीं है नाम मेरे पास, लेकिन आपको अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है, ठीक है भाई। अभी बहुत सारे लोग हैं ना कि अपना जीवन साथी चुनते हैं और घर पहुंच जाएंगे, तो घर जाएंगे तो आप अपना जीवन साथी नहीं चुन पाएंगे। हाँ, लेकिन अगर आप अपने जीवन साथी को लेकर कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट मैरिज अवश्य आपका हो जाएगा। तो आपको लव मैरिज का अधिकार नहीं है, कोर्ट मैरिज का अधिकार है। क्लियर है भाई? यानी कि जीवन साथी चुनने के अधिकार में लव मैरिज कर लेंगे, नहीं, लव मैरिज का अधिकार नहीं। आप लव करिए लेकिन आपका कोर्ट मैरिज होना चाहिए। शादी आपका कौन कराएगा, तो कानून कराएगा, क्योंकि अधिकार आपको कौन सा दे रहा है, कानून दे रहा है, संविधान दे रहा है। तो आप अपना जीवन साथी चुनने के लिए कोर्ट जाइए, न्यायालय जाइए। क्लियर है भाई? यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो बहुत खुश हैं जीवन साथी चुनने के अधिकार से, अच्छी बात है। लेकिन कभी उन माँ बाप से भी पूछेगा जिन्होंने आपको पालने के लिए अपने न जाने कितने सपने, कितने अरमानों का गला घोट दिया है। आपको जब आपका जीवन एकदम जीरो था, जब आप कुछ सोच समझ नहीं पाते थे, वहां से लेकर के आपको अपना जीवन साथी चुनने तक की सोच देने तक माता पिता ने कितना कष्ट उठाया होगा, ठीक है ना। आज आप अपनी खुशियों में इतने मुश्किल हैं कि माता पिता को भी भूल चुके हैं कि माता पिता क्या है। उनको तो मुझे कपड़ा सूट दिलाने तक का टाइम नहीं है। माता पिता क्या है, मुझे कभी होटल में उन्होंने खाना नहीं खिलाया है। माता पिता क्या है, जो मुझे कभी मैगडी और थिएटर लेके नहीं गए। मैगडी थिएटर तो मेरा बॉयफ्रेंड लेके जाता है, तो मैं उसको ले जाऊंगी, उसके साथ जाऊंगी। क्लियर है? चलो, लेकिन प्यार करके शादी करना गुनाह नहीं है, लेकिन अगर आपके प्यार में इतनी ताकत है तो अपने बाबा को मना लो ना भाई। पत्थर के सनम मैंने तुझे प्यार का देवता समझा, ठीक है। अगर आपके प्यार में खूब ताकत है तो कोई दिक्कत नहीं है, लव मैरिज करिए, जिससे चाहते हैं उससे शादी करिए। कह दीजिए कि मम्मी पापा ये इसे मैं चाहती हूं या चाहता हूं, अगर इससे मेरी शादी करते हैं तो ठीक है, नहीं मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा, नहीं विवाह करना किसी से मुझे, और नहीं जाना मुझे किसी के साथ शादी करके।
जीऊंगी तो इसी के साथ, नहीं तो आपके साथ, आपके घर में रहूंगी, आप मेरे माँ बाप, काम खत्म। 1 2 साल 3 साल माँ बाप समझाने की कोशिश करेंगे, प्रताड़ित करेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन प्यार को पाना है तो प्रताड़ना भी तो जरूरी है। जब तक आप प्रताड़ित नहीं होंगे, आप अपने प्यार के पाने के बाद उसकी कदर कैसे करेंगे कि प्यार को पाया कैसे, ठीक ना। चलिए भैया 11 नंबर क्वेश्चन, जीवन साथी चुनने के अधिकार के बाद डिजिटल कार्य को जीवन का अधिकार माना गया। डिजिटल कार्य को जीवन का अधिकार माना गया है। केस है मोहित जैन वर्सेस भारत संघ। मोहित जैन वर्सेस भारत संघ 2024 का ये केस है, 2024 का केस, जिसमें कि डिजिटल कार्य को जीवन के अधिकार में शामिल किया गया है। चलिए एक केस और देखिएगा। नदी को जीवन, नदी को भी जीवन माना गया है, माना गया है। इसी के तहत नर्मदा बचाओ अभियान, नर्मदा बचाओ अभियान, नर्मदा बचाओ अभियान, नर्मदा बचाओ अभियान, नमामि गंगे योजना लागू है, नमामि गंगे योजना लागू है। क्लियर है भाई। 12 नंबर, पशुओं को भी जीवन के अधिकार में शामिल किया गया है। पशु एनिमल हस्बेंड्री वेलफेयर, पशु वर्सेस भारत संघ। क्लियर में। देखो एनिमल वेलफेयर हस्बेंड्री सिस्टम जो है ना, उसने केस किया था। इसी केस के आधार पर जल्लीकट्टू खेल प्रतियोगिता पर रोक लगाया गया। ठीक है भैया। तो ये हो गया आपका पशु कल्याण समाज की तरफ से भी इस पर रोक लगाया गया है। देखिए मैंने शुरू में बताया कि केस बहुत सारा है, लेकिन कुछ केसेस पर आपको अधिकार के लिए दिया जाएगा। जैसे कि एक मामला आता है 13, 14, 15 तक पढ़ेंगे, त्वरित सुनवाई का अधिकार है। और इसे पहला जनहित याचिका का मामला भी माना जाता है। शायरा खातून, क्या नाम था भाई इसका, शायरा बानो वर्सेस बिहार राज्य, शायरा खातून वर्सेस बिहार राज्य, 1979 का यह मामला था। इसमें क्या होता है, शायरा बानो, शायरा खातून, हुस्न आरा खातून, क्या नाम था भैया, हुस्न आरा खातून, ये हुस्न आरा खातून वर्सेस बिहार। नहीं, शाह बानो बेग मामला अलग है, वो तीन तलाक का मामला है, शायरा बानो का केस। शाह बानो बेग मामला भी अलग है, ये शायरा खातून है। शायरा खातून कौन है इनकी, देखिए शायरा खातून एक समाज सेवी थी। इन्होंने देखा कि कैदी कोई अभियुक्त है जिस पर अभी अपराध सिद्ध नहीं हुआ है, और उनको इन्होंने क्या किया, जेल में डाल रखा है, और उनके मामले की सुनवाई चल रही है और बेचारे जेल में पड़े हैं। पता चला कि उनकी जब आखिरी सुनवाई की जाएगी तो वो निर्दोष होंगे, लेकिन 3 साल बिना अपराध किए जेल में रह लिए, 2 साल बिना अपराध किए जेल में रह लिए। तो इसीलिए इस मामले में यह कहा गया कि भाई त्वरित सुनवाई का अधिकार होना चाहिए। अगर किसी अभियुक्त को आपने गिरफ्तार किया है तो जल्दी सुनवाई करके या तो उसे निर्दोष घोषित कर दीजिए या दोषी बता दीजिए, ताकि वो अपना सजा काटे। पता चला बिना दोष के वो कई साल सजा काटेगा। 40,000 हुस्न आरा खातून, अभी नाम डाल लीजिए, ठीक है। 40,000 कैदियों को इन्होंने मुक्ति दिलाया था। अब पुरवा केस कौन सा है, अब पुरवा कांड तो उनका था ना, पुष्पा कपिला हिंगुरानी का केस था, भागलपुर का मामला था, बिहार का। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सॉरी, हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली का मामला। हथकड़ी लगाने के विरुद्ध अधिकार, ठीक है भाई। कहा गया कि सभी कैदियों को हथकड़ी नहीं लगाया जाएगा। प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली राज्य, प्रेम शंकर वर्सेस दिल्ली राज्य का मामला था, ठीक है भाई। किसी भी कैदी को यदि पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसे हथकड़ी लगाने का अधिकार नहीं था, है ना, कि किसी भी व्यक्ति को हथकड़ी लगाएं। किसी भी व्यक्ति को हथकड़ी लगाने का अधिकार नहीं है। निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, आखिरी निःशुल्क, दिमाग में इतना केस घुमा रहा है ना कि पता नहीं चल रहा। निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, ये किसका मामला हो जाता है, तो सुपादास वर्सेस अरुणाचल प्रदेश का मामला हो जाता है, जिसमें कि गरीब व्यक्तियों के लिए निःशुल्क विधिक सलाहकार का प्रावधान किया गया है। चलिए भाई हेडिंग बनाइएगा, अनुच्छेद 21A में हम पढ़ेंगे शिक्षा का अधिकार।
शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। यहां पे लिखेंगे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का, शिक्षा का प्रावधान किया गया है, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। कितना भाई? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। आगे देखिएगा, अगर हम आगे की बात करते हैं नेक्स्ट में, तो यहां पे हम कहेंगे 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा, 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को, शिक्षा के अधिकार को, अधिकार को, शिक्षा के अधिकार को राज्य के, राज्य के नीति निदेशक, राज्य के नीति निदेशक, नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 45 से मौलिक अधिकार में, मौलिक अधिकार में, मौलिक अधिकार में शामिल किया गया, मौलिक अधिकार में शामिल किया गया, मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। क्लियर है भाई? आगे देखिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, अधिनियम 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत में 1 जुलाई 2010 से लागू किया गया, 2010 से लागू किया गया। चलिए यहां से एक बात और जानकारी की लिखिएगा, पूछ लेगा मान लीजिए कि बिहार राज्य में, बिहार राज्य में शिक्षा के अधिकार अधिनियम को कब कार्यान्वयन में लाया गया? तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम को, अधिनियम को 2011 से लागू किया गया। तो बिहार, उत्तर प्रदेश ये ऐसे राज्य हैं जहां पर भारत में तो 1 जुलाई 2010 से लागू हो गया था, लेकिन इन राज्यों ने अपने यहां अपनी व्यवस्था अलग तरीके से लगाई थी। क्लियर है? छाप लीजिएगा, इतना हो गया, इतना। आइए एक बात और करते हैं, 2 बातें इसमें करेंगे फिर खत्म। नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति, शिक्षा नीति, नीति, नई शिक्षा नीति 2020, 2020 में निम्न चरण है, निम्न चरण है। देखिए भैया, 5 + 3 + 3 + 4। यहां पे यदि हम 5 की बात करें, तो यहाँ पे 5 की बात करेंगे तो बच्चा सबसे पहले नर्सरी में पढ़ने जाएगा। कहाँ पे? नर्सरी में पढ़ने जाएगा। फिर कहाँ पढ़ेगा? LKG में पढ़ेगा। फिर कहाँ पढ़ेगा? UKG में पढ़ेगा। फिर कहाँ पढ़ेगा? 1 में पढ़ेगा। फिर कहाँ पढ़ेगा? 2 में पढ़ेगा। अगर हम यहाँ पे बात करें तो बच्चा अब 6 साल का, सॉरी, बच्चा अब हो गया 8 साल का, तो 3 में पढ़ेगा। फिर कम में पढ़ेगा? 4 में पढ़ेगा। फिर कितने में पढ़ेगा? 5 में पढ़ेगा। अब बच्चे की उम्र बढ़ गई तो अब बच्चा 6 में पढ़ेगा, 7वीं क्लास में पढ़ेगा, फिर 8 क्लास में, 8वीं में पढ़ेगा। 4 यहाँ पे देखिए 9वीं में पढ़ेगा, 10वीं में पढ़ेगा, 11वीं में पढ़ेगा और 12वीं में पढ़ेगा। इस शिक्षा नीति ने रिप्लेस किसे किया है? तो 10 + 2 यानी 10 + 2 को रिप्लेस किया है। तो नई एजुकेशन जो पॉलिसी, न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी आई आपकी, वो ये है आपकी। ठीक है भैया? एक केस और लिख लीजिए कि शिक्षा का अधिकार किस मामले में शामिल किया गया था मूल अधिकार में? तो शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार उन्नी कृष्णन, उन्नी कृष्णन वर्सेस कर्नाटक के मामले में, वर्सेस कर्नाटक के मामले में, मामले में मूल अधिकार में शामिल किया गया, मूल अधिकार में शामिल किया गया। एक वाद है एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के, मोहिनी जैन का केस भी है, उसे भी लोग शिक्षा के अधिकार से जोड़ते हैं, लेकिन मेन जो केस है वो उन्नी कृष्णन का है। आप सब पढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे। ठीक है भैया? तो आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं, मिलेंगे कल तो इसके आगे पढ़ेंगे। कल मुझे लगता है कि मूल अधिकार मैं फिनिश कर दूंगा, फिर अगले दिन आपका DPSP और मौलिक कर्तव्य फिनिश कर दूंगा, फिर उसके बाद संघ की कार्यपालिका भी इसी हफ्ते फिनिश हो जाएगी। फिर राज्य की कार्यपालिका और संसद को मैं संडे में फिनिश करने की कोशिश करूंगा कि क्लास लगाऊं संडे को। फ्राइडे में छुट्टी पर हो, फिर भी आपकी हो सकता है कि सैटरडे संडे इस बार का ऑफ हो जाए ना, पढ़ाने रहेंगे। एवरेज एक दिन का 3 घंटा चाहिए। क्लियर है भाई? इसके लिए मुझे, ठीक है भैया? चलिए आज बेटा ना, नगमा बेटा ना, अंतर है अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 21A में और मौलिक कर्तव्य 11 में अंतर है। चिंता ना करिए, सारा क्लियर हो जाएगा आपका। बहुत बड़ा डिफरेंस है सभी में। आज के लिए इतना ही। बस एक बार ईमानदारी से बता दीजिए, क्लास समझ में आ रही है भाई? क्लास समझ में आ रही है? ऐसे ही पढ़ाता रहूं। देखिए भाई, आपको अंतिम दिन तक मैं ऐसे ही पढ़ाता रहूंगा। ठीक है? इसी तरह से। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। कमेंट करके बताइए आप सभी साथी कैसे हैं। थोड़ा सा आज मैं डिले हो गया हूं ट्रैफिक की वजह से, ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी और ये नोएडा का ऑफिस टाइम होता है, तो इस टाइम पे 40-45 मिनट, 5 किलोमीटर आने में 40 से 45 मिनट का टाइम मुझे लग जाता है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 22 की।
गिरफ्तारी से संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी से संरक्षण, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण की हमें क्या करनी है, बात करनी है। ठीक है भाई, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण की हमें बात करनी है। चलो भैया, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण की बात करनी है। साउंड आज भी ठीक नहीं है, साउंड सही नहीं है भाई, साउंड सही नहीं है, हाँ या ना। पिछला सभी लेक्चर आपका भैया वो ब्लैक में ही अब रह पाएगा, वो नहीं व्हाइट हो पाएगा। चलिए अगर आपको इतना ही है तो मैं अभी व्हाइट कर देता हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चों के कंप्लेन आने लगेंगे कि सर ब्लैक पे ही पढ़ाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं व्हाइट कर देता हूँ। चलो भैया हेडिंग बनाइएगा, अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण की बात की गई है ना भैया। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण, सभी दशा में गिरफ्तारी अनिवार्य नहीं होती है, कुछ दशा में गिरफ्तारी से आपको संरक्षण का अधिकार भी दिया गया है, जैसे मनमानी गिरफ्तारी से आपको संरक्षण दिया गया है। ठीक है भैया, तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण की बात करें तो देखो पहला, सबसे पहले तो ये जानना है आपको कि गिरफ्तार कौन करेगा। सबसे पहले आपको ये जानना है गिरफ्तार कौन करेगा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे कारण का बताया जाना, कारण का बताया जाना। ठीक है भाई, कारण बताया जाएगा कि गिरफ्तारी क्यों कर रहे हैं, जैसे कोई भी पुलिस वाला किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने गया तो कारण बताया जाएगा। ठीक है भैया, दूसरा देखिएगा, दूसरे पार्ट पे यदि हम आएंगे तो दूसरा पार्ट ये कहता है कि 24 घंटे के भीतर सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा, 24 घंटे के भीतर सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। हिमांशु रंजन, साइंस वाला मास्टर कौन था जो इधर भी करवा दिया तुम लोगों ने? हिमांशु भैया, किसी दिन अगर आप मास्टर बने और आपको कोई इसी लहजे में आपसे बात करे, सोच के बताइएगा ईमानदारी से कैसा लगेगा। हालांकि भगवान ना करे कि आप मास्टर बने, आप अधिकारी ही बने, और अधिकारी भी बनेंगे और आपको कोई इसी लहजे में बात करेगा, तो विचार करके बताइएगा थोड़ा सा कि कैसा लगेगा। नहीं हमको नहीं बोले, लेकिन किसी टीचर को ही तो बोले हैं, किसी टीचर को ही तो आपने बोला भाई मेरे। और इतना घमंड किस बात का है, मुझे नहीं समझ नहीं आता। इतना गुरु आप लोगों को किस बात का? अगर बेरोजगार ना होते तो मुझे लगता है चीर फाड़ कर देते, और रोजगार हो जाएगा तो बिहार बेच दोगे आप। चलो भैया, आपने मुझे नहीं बोला, कोई बात नहीं है, किसी भी टीचर को तो बोला आपने। तीसरा, कोई कह रहा है सर पढ़ाने पे ध्यान दीजिए, इन लोगों पे ध्यान मत, इनको इग्नोर करिए। बेटा हम भी इंसान हैं, जानवर नहीं है ना रोबोट है, हमारे अंदर भी एक दिल है, हम भी किसी माँ बाप के पैदा किए हुए ही बेटे हैं, है ना। मतलब आपको कुछ लगेगा, लेकिन मास्टर कोई बोले तो कोई बात नहीं, ठीक है भाई, अच्छा है आपकी क्लास। चलो भैया पढ़ाने पे ध्यान देते हैं। 24 घंटे के भीतर सशरीर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए न्यायालय में जब प्रस्तुत किया जाएगा तो आपको अपना वकील मिलेगा, है ना। तो अपना मनपसंद विधिक सलाहकार रख सकते हैं, विधिक सलाहकार रख सकते हैं। वॉइस भैया सबको दिक्कत है क्या? देखिए कोई कह रहा है इनको ब्लॉक करिए, मैं इन्हें ब्लॉक नहीं करूंगा, मैं इन्हें अपने साथ ही रखूंगा। अगर मैं ब्लॉक करूंगा तो कितने लोगों को करूंगा, तो मैं इन्हें, आवाज सही नहीं जा रही अभी भी, चलिए बुलाना पड़ता है, देखो क्या दिक्कत है भाई आवाज। चलिए ठीक है, अपना मनपसंद विधिक सलाहकार रख सकते हैं, यानी कि आप अपना रख सकते हैं। क्लियर है भाई? यार ना भाई, आज तो मैं खुद ही पागल हो जाऊंगा। एक तो वॉइस को लेकर आप लोगों ने इतनी कंप्लेन कर दी, दूसरा बोर्ड को लेकर इतना कंप्लेन आ रहा है। भाई साहब कौन महाशय थे जिन्होंने व्हाइट करने को कहा था यार? भाई साहब ना प्लीज ब्लैक पे ही पढ़ लीजिए अब आप लोग, ठीक है। और मैं बताऊं ना, आप लोग अपनी परीक्षा की तैयारी तो करनी है भाई मेरे, तो क्यों ना आप लोग यार, ठीक है, क्यों ना आप लोग यार नोट्स लिखते रहा करिए, अपने मन से नहीं तो दूसरे के मन से लिख लिया करिए यार, थोड़ा सा कॉपी पेन चला लिया करिए। स्टूडेंट हैं आप लोग, ब्लैक कर दिया भाई, माइक हाथ में लेकर पकड़े। चलिए भैया देखिए महोदय जी आए हो, कभी माइक खड़खड़ा रहा है, कभी नेट चला जाएगा, तो पे आएंगे। यहां पे कहा जाएगा निम्न दो दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार नहीं होगा, गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार नहीं होगा। निम्न दो दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार नहीं होगा। चलिए एक बार आवाज का क्लियर करिएगा, आवाज एक बार कंफर्म करिएगा कि आवाज सही हो गई है क्या, नहीं है। बात करेंगे हेबियस कॉर्पस की, चिंता मत करिएगा, 22 को कनेक्ट करा जाता है उससे। निम्न दो दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार होगा। पहला,
निवारक या निवारण दंड, निवारक या निवारण दंड, ठीक, निवारक या निवारण दंड। दूसरा होता है विदेशी शत्रु, दूसरा होता है विदेशी शत्रु, विदेशी शत्रु, ठीक है भैया। इन दो लोगों पर यह अधिकार लागू नहीं होता है, विदेशी शत्रु पर यह अधिकार लागू नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए विदेशी शत्रु का मतलब आतंकवादी, विदेशी शत्रु का मतलब क्या भैया, आतंकवादी। तो आपने एक मूवी देखी होगी इंडियन, इंडियन मूवी में सनी देओल वसीम खान को पकड़ते हैं और उसे स्पेशल सेल में रखते हैं। अब यहाँ पे हमें बात करनी है पहले वाले की केवल, निवारक, निवारक निवारण दंड की हमें बात करनी है, निवारक या निवारण दंड के विषय में हमें बात अब करनी है। तो निवारक या निवारण दंड में पहला आपका आता है नजरबंद, नजरबंद, जिसे आप बोल सकते हैं हाउस अरेस्ट, हाउस अरेस्ट, ठीक है भैया। जैसे मान लीजिए इसमें हिमांशु भाई है, हिमांशु भाई को मैंने कुछ बोल दिया, अब इनके चाहने वाले 20-25 लोग हैं, वो लोग मेरे खिलाफ बिगुल फूक दिए कि प्रभु सर जैसे घर से बाहर निकले ठोक ठाक दो इनको, पीट पाट दो, ठीक है भैया, बिगुल फूक दिया इन्होंने। अब हो गया क्या, अब क्या होगा भाई कि मैं कर दूंगा एफआईआर, है ना। मैं जब एफआईआर करूंगा पुलिस के पास, तो पुलिस से पूछेगी कि नेता कौन है इसका, तो मैं कहूंगा हिमांशु जी हैं। तो पुलिस क्या करेगी, हिमांशु को उनके घर में ही नजरबंद कर देगी। पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि उन्होंने कोई अपराध नहीं किया, वो अपराध करने वाले हैं या उनकी वजह से अपराध होने वाला है। अब हिमांशु भाई जब नहीं पहुंचेंगे तो अपराध हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि उनके लोग एकजुट ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनके लोग एकजुट ही नहीं हो पाएंगे, क्लियर है भाई। तो हिमांशु जी की क्या हो जाएगी, नजरबंदी हो जाएगी, पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी, जाने ही नहीं देगी वहां पे। आपने देखा होगा अक्सर जैसे कहीं पे दंगा भड़का हो तो पुलिस क्या करती है, विपक्षी नेताओं को नजरबंद कर देती है कि अगर दोनों पक्ष के नेता पहुंचे तो इनके समर्थक दंगा और बढ़ा देंगे, यानी दंगा भड़क जाएगा। तो उसी को निवारक दंड का क्या मतलब होता है, तो निवारक दंड का मतलब होता है कि अपराध को होने से पहले ही क्या करना, रोक देना। रवि भैया अभी सफेद किया था, अभी सफेद किया था और सभी बच्चों ने कहा ब्लैक कर दीजिए। आप सभी बच्चों की सहमति एक बार रवि भैया ले लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी पढ़ा दूंगा, मुझे तो पढ़ाना ही है। मैं तो ऐसा टीचर हूं ना कि अगर रेत में भी पूछेंगे, चलते राह भी पूछेंगे तो भी पढ़ा दूंगा। बस एक ही मेरी गंदी आदत है कि मैं बिना लिखे ना बता पाता हूं ना समझा पाता हूं। तो अगर आप मुझसे कुछ पूछेंगे ना तो मैं तुरंत ही पेन मांगूंगा, तो आपके हाथ पे लिख के समझाऊंगा या पन्ने पे लिख के समझाऊंगा, यही मेरी गंदी आदत है, मैथ की तरह मतलब, ठीक है। चलिए नजरबंद, हाउस अरेस्ट हो गया। दूसरा देखिएगा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, 1980 का कानून है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए 1980 का कानून है। इसे हम राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बोलते हैं। इसे हम क्या बोल सकते हैं, रासुका बोल सकते हैं। आप ही के यहाँ से पत्रकार आते हैं मनीष कश्यप, मनीष कश्यप तमिलनाडु में गए, उन्होंने देखा कि बिहारी मजदूर का मालिक ने दिहाड़ी नहीं दिया है। वो लगे कहने कि बिहारियों के साथ ऐसा ही होता है, बिहारी बाहर जाते हैं काम करते हैं उनका शोषण होता है, लगे चिल्लाने तमिलनाडु में। तमिलनाडु सरकार ने उन पर रासुका लगा दिया। क्यों लगा दिया भाई, क्योंकि उनके इस बात से अगर तमिल के लोग भड़क जाते हैं और बिहारी मजदूर धरने पे चले जाते हैं तो तमिल के लोग बिहारी मजदूर या अन्य भाषी लोगों को वहां से भगाना शुरू कर देते कि तब तुम्हारा हमारी जरूरत क्या है जब तुम काम ही नहीं करोगे। तो मतलब एक बड़ा दंगा भड़क सकता था भाषा के आधार को लेकर के या मजदूरों के आधार को लेकर के। तो उस दंगा को रोकने के लिए तमिलनाडु सरकार ने क्या किया, मनीष कश्यप पर रासुका लगा दिया, एनएसए। हो गया भैया। आगे देखिएगा तीसरा कानून एक आता है जिसे हम कहते हैं प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, पोटा। पोटा कानून आपका 2002 में आया था, ठीक है भैया। इस कानून को हम क्या कहते हैं, आतंक रोधी अधिनियम कहते हैं, आतंक रोधी अधिनियम कहते हैं। अब देखिए आतंक रोधी अधिनियम का क्या मतलब होता है, मोनू भैया समझ में नहीं आ रहा, मतलब क्या समझ नहीं आ रहा, और इतना बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं अगर फिर भी आप कह रहे हो कि समझ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने अभी अभी एंट्री ही मारी है दबंग स्टाइल में, ठीक है। चलो भैया पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट 2002 को आतंक रोधी अधिनियम कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके क्षेत्र का कोई बाहुबली है, आपके क्षेत्र में कोई बाहुबली है, कोई गुंडा है ना। अब मान लीजिए आपके क्षेत्र में कोई भी हत्या हो रही है, मर्डर हो रहा है, चोरी डकैती हो रही है, छिनैती हो रही है, अपहरण हो रहा है, सबके लिए आप उस बाहुबली को जिम्मेदार मानते हैं, सबके लिए उस बाहुबली को जिम्मेदार मानते हैं आप। तो उस बाहुबली पर यदि कोई कानून लगाना हुआ तो कौन सा कानून लगेगा भाई, वो आपके क्षेत्र में आतंक के पर्याय बन चुके हैं, दहशत में रहते हैं लोग कि भैया उसके खिलाफ मत बोलो, नहीं मरवा देगा, अपहरण करवा देगा, गर्दन कटवा देगा। तो आदमी क्या करता है, दहशत में रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को रोकने के लिए उस पर कौन सा कानून लगता है, पोटा कानून लगता है। ऐसे व्यक्ति के लिए कौन सा कानून लगता है, पोटा कानून लगता है। चलिए एक और कानून की हम बात करते हैं, एक और कानून आएगा आपका, उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो एक कानून कौन सा हो जाएगा भाई, टाडा। कौन से कानून की हम बात करें, टाडा की बात करेंगे। तो टाडा कानून कब आया था उसके बारे में बात करें, टाडा कानून TADA, टाडा, ठीक है भैया। टाडा कानून कब आया था अगर उसके बारे में हम बात करेंगे तो ये आया था 1985 में, 1985 में आया था, है ना भैया। टाडा का मतलब क्या होता है, गुंडा। सीधा सीधा सवाल समझिएगा, टाडा का मतलब होता है गुंडा होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास अत्याधुनिक हथियार हैं, तो आपने अत्याधुनिक हथियार अपने पास क्यों रखे हैं, क्यों रखे हैं, तो डराने के लिए, धमकाने के लिए, अपनी दहशत पैदा करने के लिए, इसलिए तो अत्याधुनिक हथियार आप रखे हैं। तो उसी की बात आती है यहाँ पे कि संजय दत्त पर जब बंबई में बहुत बम ब्लास्ट आदि हुए थे तो संजय दत्त पर यह कानून लगा था, टाडा, क्लियर है भाई, गुंडा, क्रिमिनल। तो इसका होता है टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट बोलते हैं इसे, ठीक है भैया। एक कानून और है UAPA, एक कानून और देखते हैं UAPA। UAPA कानून की हमें बात करनी है। चलिए जब UAPA कानून की बात करेंगे तो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट होता है जो कि 1967 में आया था। क्या इसका सन क्लियर नहीं हो रहा, 1967, ठीक है। अनलॉफुल यानी कि विधि विरुद्ध कार्य, विधि विरुद्ध कार्य। तो ये सब कैसे दंड हैं, तो ये सब निवारक दंड होते हैं।
देखिए निवारक या निवारण दंड में अधिकतम कितने दिन तक बंदी बनाया जा सकता है? तो अधिकतम 90 दिन तक, 90 दिन तक बंदी बनाया जा सकता है, बनाया जा सकेगा। ठीक, अधिकतम 90 दिन तक बंदी बनाया जा सकेगा। चलिए भैया इतना बहुत है, पर्याप्त है। अब हेडिंग बनाएंगे हम लोग शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा मूल अधिकार हम पढ़ेंगे अब, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार की हमें बात करनी है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आइए भाई, अगर हम शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें, क्लियर है भाई, शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करें तो यह अनुच्छेद 23 और 24 में आता है। यह अनुच्छेद 23 और 24 में आता है, 23-24 में आता है। चलिए भाई, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार की जब बात करी जाएगी भैया, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 23 की। अनुच्छेद 23 में क्या लिखेंगे भाई? तो लिखेंगे मानव दुर्व्यापार, मानव दुर्व्यापार, दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम के विरुद्ध, बलात् श्रम के विरुद्ध, बलात् श्रम के विरुद्ध अधिकार। मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम के विरुद्ध अधिकार। आइए भाई, सबसे पहले हमें यह देखना मानव दुर्व्यापार क्या होता है। तो मानव दुर्व्यापार का मतलब होता है कि मानव को खरीदना, खरीदना व बेचना, मानव को खरीदना व बेचना। दूसरा क्या होता है भाई? मानव को खरीदना व बेचना। दूसरा होता है अंगों की तस्करी करना, अंगों की तस्करी करना, अंगों की तस्करी करना, अंगों की तस्करी करना। वेश्यावृत्ति कराना, वेश्यावृत्ति कराना, वृत्ति मतलब व्यापार, वेश्यावृत्ति कराना। ये सब का सब किस में आ जाएगा? मानव दुर्व्यापार में आ जाएगा। आइए भाई, बलात् श्रम के बारे में यदि हम बात करें कि बलात् श्रम क्या होता है, तो अगर हम बलात् श्रम के बारे में बात करें तो पहला हो जाएगा इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना, इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना, इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना। दूसरा हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा बधुआ मजदूरी करवाना, बधुआ मजदूरी करवाना, बधुआ मजदूरी करवाना। तीसरा हो जाएगा बेगार करवाना, तीसरा हो जाएगा बेगार करवाना। चलिए भाई, अब देखिए भाई, मानव दुर्व्यापार का मतलब होता है कि आदमी को कोई खरीद रहा है और बेच रहा है, ठीक है। अंगों की तस्करी करने का मतलब है कि कोई बच्चों का किडनैपिंग किया, मानवों का किडनैपिंग किया और उनके अंगों को खरीदना और बेचना शुरू कर दिया, उनके अंगों को खरीदना और बेचना शुरू कर दिया। देखिए वेश्यावृत्ति कराने की बात करें तो वेश्यावृत्ति का मतलब है कि उसे भी व्यापार में अब उच्चतम न्यायालय ने मान लिया है कि वेश्यालय आदि का होना एक व्यापार है और ये किया जा सकता है बशर्ते कि वह पब्लिक प्लेस पे ना हो, ऐसा उच्चतम न्यायालय ने मान्यता दे दी है। लेकिन अगर किसी महिला के साथ इच्छा के विरुद्ध उसको वेश्यावृत्ति के धंधे में ढकेला जा रहा है तो वो गलत है, फिर अपराध है वो, ठीक है भाई। आगे देखिए, इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना। जैसे मान लीजिए आप किसी के यहाँ काम करने के लिए गए, पूरा काम कर दिया, अब शाम को आप अपना पेमेंट मांग रहे हैं, तो कह रहा है टॉयलेट साफ कर दो, तो कहेगा कि मालिक टॉयलेट साफ करने के लिए तो आपने नहीं बोला था और मैं कर नहीं पाऊंगा, तो किसी और से करा लीजिएगा, हमारा हिसाब कर दीजिए, मैं जाऊं। तो लगेगा कहने की नहीं हिसाब दूंगा जब तक तुम टॉयलेट साफ नहीं करोगे। यानी वो क्या करवा रहा है? इच्छा के विरुद्ध आपसे काम करवा रहा है। बधुआ मजदूरी करवाना, बधुआ मजदूरी का क्या मतलब है? जैसे मजदूर को आपने अपने यहाँ रखा, उसे 1-1.5 लाख रुपए आपने दे दिया, अब जब तक वो आपका 1-1.5 लाख रुपया नहीं चुकाएगा किसी और के यहाँ मजदूरी नहीं कर सकता। इसे हम क्या कहते हैं? बधुआ मजदूरी कहते हैं। बेगार करवाना, बेगार करवाने का मतलब होता है, बेगार करवाने का मतलब होता है कि किसी काम को करवा लीजिए और पैसा मत दीजिए। जैसे पुलिस है, सवारी गाड़ी वाले पुलिस को जल्दी नहीं बैठाते हैं, क्यों? क्योंकि पुलिस वाला किराया नहीं देगा, तो कहते हैं बेगारी है। क्या कहते हैं? बेगारी है। क्लियर है भाई? हो गया, ये बात समझ में आ गई। मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम के विरुद्ध अधिकार की बात करी तो बलात् श्रम क्या होता है और बेगार क्या होता है? तो बेगार का मतलब काम के बदले पैसा ना देना। क्लियर है भाई? यहां पर बस नोट करके एक बात लिखेगा, यदि सरकार के द्वारा, यदि सरकार के द्वारा किसी सार्वजनिक कार्य के लिए, किसी सार्वजनिक सार्वजनिक कार्य के लिए, सरकार के द्वारा किसी सार्वजनिक कार्य के लिए यदि यदि कोई काम कराया जाता है, कोई काम करवाया जाता है, करवाया जाता है, तो वह शोषण नहीं माना जाएगा, शोषण नहीं माना जाएगा, माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कि सरकार कहे कि 2 अक्टूबर को सभी पूरे भारत के लोग अपने अपने मोहल्ले को साफ सुथरा करेंगे, सब लोग एकत्रित होंगे और पूरे गांव को साफ सुथरा करेंगे। क्लियर है भाई? तो आप सभी लोग अगर अपने मोहल्ले को साफ सुथरा कर रहे हैं तो आप वहां पे मजदूरी मांगेंगे किससे? बोलेंगे किसी के हमें मजदूरी दीजिए, क्योंकि स्वच्छता दिवस के दिन आपने वो काम किया है। हेडिंग बनाइएगा अनुच्छेद 23 के बाद 24। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? अनुच्छेद 24 कहता है बच्चों को खतरनाक खतरनाक कल कारखानों में, खतरनाक कल कारखानों में नहीं लगाया जाएगा, खतरनाक कल कारखानों में नहीं लगाया जाएगा, नहीं लगाया जाएगा। अब यहां पे हमें सीधी सी बात, पहला पॉइंट तो यही है कि बच्चा कौन है भैया? बच्चा, तो आप कहिएगा 14 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति, कम उम्र का व्यक्ति, कम उम्र का व्यक्ति बच्चा होगा। 14 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति क्या हो जाता है? बच्चा हो जाता है। तो बच्चे की उम्र कितनी मानी गई है? तो 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा माना गया है।
अब यहां पे बात एक दूसरी आएगी कि भाई मेरी ये खतरनाक कल कारखाना क्या होगा फिर? खतरनाक कल कारखाना क्या होगा? खतरनाक कल कारखाना क्या होगा? तो अगर हम खतरनाक कल कारखाना की बात करेंगे तो यहां पे ये कहेगा खतरनाक कल कारखाने में कि खदान खदान शीशा की फैक्ट्री, शीशा की फैक्ट्री, पटाखा पटाखा, माचिस 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 आदि की फैक्ट्री, इन्हें क्या माना गया? तो इन्हें खतरनाक कल कारखाना माना गया। अच्छा एक बात बताइए कि अगर 14 साल के बच्चे को या 13 साल के बच्चे को, 12 साल के बच्चे को काम करना जरूरी है, काम नहीं करेगा तो परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाएगा, तो क्या उसे काम करने का अधिकार नहीं मिलेगा, यानी काम में लगाया नहीं जाएगा, तो फिर वो बच्चा क्या करेगा? जेब कतरा बन जाएगा, चोरी डकैती करेगा, यही ना? फिर वो बच्चा क्या करेगा भाई? जेब कतरा बन जाएगा, चोरी डकैती करेगा, नहीं करेगा? हाँ भाई, तो यहां पे कहेंगे बाल मजदूर प्रतिषेध अधिनियम, बाल मजदूर प्रतिषेध अधिनियम 1986 के द्वारा, 86 के द्वारा बच्चों को काम दिया जाएगा, बच्चों को काम दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले प्रशिक्षण, प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग, उससे पहले प्रशिक्षण करवाया जाएगा, प्रशिक्षण करवाया जाएगा, उससे पहले प्रशिक्षण करवाया जाएगा, तथा उसे किसी अनुभवी व्यक्ति के देख रेख में लगाया जाएगा, किसी अनुभवी व्यक्ति के देख रेख में लगाया जाएगा, लगाया जाएगा। ठीक है भाई, आगे की बात करते हैं। तो अब आगे बात करें, देखिए भाई, बचपन बचाओ आंदोलन किसने किया था? कोई बताएगा? बचपन बचाओ आंदोलन किसका था? कोई बताएगा भाई? बचपन बचाओ आंदोलन किसका था? कोई बताएगा? चलिए यहां पे देखिएगा, हम चौथे मूल अधिकार की तरफ बढ़ जाते हैं, और चौथा जो हमारा मूल अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, है ना? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक, अनुच्छेद 25 से 28 तक पढ़ेंगे। तो हेडिंग सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? अनुच्छेद 25, और इसमें हेडिंग बनेगी व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्र अधिकार, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। चलो भैया, देखिए इसमें जो भी काम आप करेंगे वो 1980 में किया था, ग्रेट। लेकिन ना उन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन क्यों किया? उन्होंने पूछा था सरकार से कि मुझे ये बताइए, ये जो रेलवे स्टेशन पे बच्चा ये कौन है? ये जो रेलवे स्टेशन पे बच्चा है ये कौन सा बच्चा है? ये जो ट्रैफिक सिग्नल पे भीख मांग रहा है ये कौन सा बच्चा है? और इन बच्चों के लिए सरकार कभी योजनाएं क्यों नहीं बनाती ताकि ये भीख ना मांगना पड़े? इन्हें शिक्षा क्यों नहीं प्रोवाइड कराती ताकि ये क्रिमिनल ना बने? भाई ना, क्या ही सिस्टम है भाई ये। चलिए भाई आगे आइए, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में आते हैं कि आपको व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता में क्या क्या दिया गया है, क्या मिला हुआ है आपको, उसके ऊपर हमें बात करनी है। क्लियर भाई? व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता में क्या क्या बातें करनी है उसके ऊपर हमें अब बात करनी है। क्लियर भाई? अंतःकरण के आधार पर, अंतःकरण के आधार पर अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता, अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता, अपने धर्म का प्रसार करने की स्वतंत्रता, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। तो देखिए अंतःकरण के आधार पर आप अपने धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। क्लियर है भाई? किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, आगे लिखना, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। चलो भैया, अंतःकरण का मतलब क्या होगा? अंतरात्मा, अंतःकरण का मतलब क्या होगा? अंतरात्मा की बात कही गई है कि अंतरात्मा क्या होता है। तो अंतरात्मा का मतलब हुआ कि जबरदस्ती कोई काम नहीं करवाया जाएगा, हमारी इच्छा से कोई काम करवाया जाएगा, हमारी इच्छा के विरुद्ध नहीं करवा सकते कि नहीं जबरदस्ती हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्जन, मुस्लिम का हिंदू में कन्वर्जन, ईसाई में कन्वर्जन, ये नहीं कर सकते। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि नहीं ये धर्म अच्छा है, इस धर्म की विचारधारा अच्छी है, तो मुझे उस धर्म में जाना चाहिए, उस धर्म को मानना चाहिए, काम खत्म। क्लियर है भाई?
बात समझ में आ गई? चलिए अब देखिए भाई, अब इसी में एक शब्द आ जाता है ना, लव जिहाद। कहेंगे लव जिहाद क्यों अपराध है? तो लव जिहाद अनामिका कुमारी बेटा मुगल ने जबरदस्ती कब किया था? कोई सन वन होगा उनका? तो अगर हम अपने संविधान की बात करें तो 26 जनवरी 1950 से लागू है। तो हमने अभी बात करा कि विधि का भूतलक्षी प्रभाव नहीं होगा। अब अकबर और औरंगजेब को पकड़कर आप फांसी नहीं दे सकते, है ना? तो वो पुरानी बातें हैं। और जब राजा महाराजा का शासन था तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे परिवर्तन किए। उनका शासन था, उन्होंने परिवर्तन किया, अपने हिसाब से देश को चला। ठीक है भैया? तो आप लोग ये फालतू की जो बात करते हैं व्हाट्सएप फेसबुक यूनिवर्सिटी वाली, वो थोड़ा सा गलत है। ठीक है ना? वो एजुकेशन और देश दोनों के लिए हानिकारक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है भाई? चलिए भाई, धार्मिक आधार पर धार्मिक आधार पर लोक स्वास्थ्य लोक व्यवस्था स्वास्थ्य व सदाचार के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। जैसे भाई कोविड जब आया था, स्वास्थ्य की बातें थी, तो मंदिर खुले थे या बंद थे? कोविड जब आया था तो मेला हो रहा था या मेला बंद कर दिया गया था? क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित बातें थी। ठीक है? लोक व्यवस्था का मतलब यह हुआ कि अगर मान लीजिए कि कहीं पर आतंकवादियों ने हमला करने की धमकी दी, फिर भी वहां मेला लगाया जाएगा क्या? और अगर फिर भी कोई मेला लगाता है तो वह लोक व्यवस्था को क्या कर रहा है? भंग कर रहा है। फिर भी वह लोक व्यवस्था को क्या कर रहा है? भंग कर रहा है। सदाचार का मतलब क्या होता है? जैसे कहा जाए कि मुस्लिम लोग ईद के दिन नमाज अदा सड़क पे करेंगे, तो गलत है? ये चीज गलत है। कहा जाए कि जब मुस्लिम लोग अपने मस्जिद में नमाज अदा करेंगे तो हिंदू लोग मस्जिद के सामने खड़ा होकर के हनुमान चालीसा गाएंगे, ये भी गलत है, सदाचार नहीं है। क्योंकि जो मुस्लिम धर्म है वो कहता है कि हम 5 बार नमाज अदा करेंगे, तो जरूरी नहीं है हिंदू धर्म में कि आप 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ें। हम तो 1000 बार पढ़ सकते हैं, हम खाली मंगलवार को पढ़ सकते हैं, नहीं हम शनिवार को पढ़ सकते हैं, है ना? तो मतलब ये सब क्या है? ये सब सदाचार नहीं है, ये सब अव्यवस्था फैलाना है। एक व्यवस्था जो बनी है उसी को क्या करना है? अव्यवस्थित कर देना है, उसी व्यवस्था को खराब कर देना है बस। भाई ठीक है, हनुमान चालीसा पढ़ना है, लेकिन मस्जिद के सामने खड़ा होकर क्यों पढ़ना है? मंदिर में जाके पढ़ सकते हैं, घरों में जाके पढ़ सकते हैं। क्लियर है भाई? तो हमें रिस्पेक्ट करना है सभी धर्मों का, तो हमें सदाचार के साथ खिलवाड़ नहीं करना, इतनी भी हमें धार्मिक आजादी नहीं दी गई है। बात समझ में आ गई भाई? देखो विधि और संविधान की बात मैं कर रहा हूं, बाकी आप लोगों की जो सामाजिकता है आप उसकी बात कर रहे हैं। हमारी विधि में जो दिया गया है वो है। ठीक है? और मैंने जो ये 5 टाइम का नमाज या पूजा पाठ की बात करी, वो मैंने सामाजिक के आधार पर बात करी है केवल। संविधान को आप 2 आधार पर पढ़ सकते हैं, या दोनों आधार पर पढ़िए या किसी एक आधार पर भी जानिए। सामाजिक आधार पर भी पढ़ सकते हैं और कानूनी आधार पर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई? मैं ज्यादातर दूसरों की अपेक्षा थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ाता हूं, क्योंकि मैं संविधान को सामाजिक आधार पर थोड़ा कम कनेक्ट करता हूं, मैं संविधान को विधि के आधार पर ज्यादा कनेक्ट करता हूं। अनुच्छेद 26 की बात करते हैं, तो जगह के अभाव में नमाज सड़क पे पढ़ सकते हैं कि नहीं? तो सड़क पे ही क्यों पढ़ना है जगह के अभाव में? जगह बनाएंगे तो जहां जगह होगी वहां जाके पढ़िए। ठीक है? अनुच्छेद 26 की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 26 कहता है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए भाई, अगर आप सड़क पे नमाज पढ़ेंगे, जाम लगेगा, मरीज को तकलीफ हो जाएगी, कोई इंपॉर्टेंट ड्यूटी पे जा रहा है, गोला लगा दिया गया, पुलिस जा रही है उसको रोकने के लिए, कहीं पर मार झगड़ा हुआ है उसको रोकने पुलिस जा रही है, जा ही नहीं पाएगी, पहुंच ही नहीं पाएगी, तो सड़क पे क्यों करता? नहीं कर सकता। अनुच्छेद 26 सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखो भैया, कोई भी अधिकार आपको लोक व्यवस्था भंग करने का अधिकार नहीं देता। ठीक है? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है भैया? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात करेंगे। अब आइए भाई, यहां पर देखिए धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार होगा। पहली बात, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार होगा। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार होगा। दूसरे की बात करेंगे भाई, धार्मिक संस्था की स्थापना का अधिकार होगा। धार्मिक संस्था के स्थापना का अधिकार होगा। स्थापना का अधिकार होगा, या धार्मिक संस्थान आप क्या कर सकते हैं? स्थापित कर सकते हैं। चल अचल संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार है। चल अचल संपत्ति के अर्जन व स्वामित्व का अधिकार है। स्वामित्व का अधिकार है।
सकल अचल संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार है। अपने धर्म से संबंधित कार्य प्रयोजन कर सकते हैं। एक बात बताइए, अयोध्या में राम मंदिर बना है, राम मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चल अचल संपत्ति का मतलब एक संपत्ति होती है जो चलती है, वो हमेशा आपके साथ रहती है। जैसे आपके पर्स में पड़ा पैसा, आपके कान की बाली, आपके गले में पड़ा चेन, आपके हाथ में पड़ी अंगूठी, ये सब चल संपत्ति है। ये चलती फिरती आपकी संपत्ति, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जा सकते हैं। अचल संपत्ति मतलब आपका घर, जहां जाएंगे वहां उठा के नहीं ले जा सकते। आपका खेत खलिहान, जहां जाएंगे वहां उठा कर नहीं ले जा सकती, तो वो अचल संपत्ति है। तो इसी को चल अचल संपत्ति कहा गया है। तो जो मठे हैं, जो धर्म के आधार पर मठ है, मस्जिद है, मंदिर है, सबके पास अपनी जमीनें हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे पास जमीन नहीं है। क्लियर है भाई? चलिए, तुम कह रहा है कि योगी जी और मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया है। ये ना, राम मंदिर बनवाने के लिए ट्रस्ट बनाया गया और उस ट्रस्ट में भारत भर के लोगों ने चंदा दिया, तब जाके वो मंदिर बना है। वो मंदिर अगर योगी जी और मोदी जी को बनवाना होता तो कब का बन चुका होता। वो मंदिर उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद बना है। और मैंने केवल ये पूछा आपसे कि मंदिर किसने बनवाया। मैंने ये नहीं पूछा मंदिर कैसे बना। मैं पूछ रहा हूं कि मंदिर जब बना है तो उसमें कमेंट मतलब वो चंदा से पैसे के बना है कि सरकार ने पैसा दिया है? तो उसमें सरकार ने पैसा नहीं दिया है। ठीक है, उसमें जो मंदिर बना है वो चंदे के पैसे से बना है, यानी कि सामूहिक रूप से वो बनाया गया है। जैसे आप यहाँ, अगर आप यहाँ बात करें कि आप यहाँ कोई दुर्गा पूजा में पंडाल लगता है, तो वो पंडाल वो व्यक्ति अकेले लगाता है या उस क्षेत्र के सभी लोगों के सहयोग से लगता है? ठीक है, तो आप कहेंगे कि उस क्षेत्र के सभी लोगों के सहयोग से लगता है। अनुच्छेद 27, यदि किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए यदि कोई धार्मिक कर लगाया जाता है, यदि किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए कोई धार्मिक कर लगाया जाता है, तो वह कर देने के लिए बाध्य नहीं होंगे। तो वह कर देने के लिए बाध्य नहीं होंगे। जैसे तीर्थ यात्रा कर, हज यात्रा कर। अब यहाँ पे कर का मतलब करने वाला नहीं है, यहाँ पे कर का मतलब टैक्स वाला है। हज यात्रा कर, यदि ऐसा कोई कर लगाया जाता है तो वह कर देने के लिए आप बाध्य नहीं होंगे। आपकी अपनी मर्जी होगी कि आपको कर देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। ठीक है भैया, हेडिंग बनाइएगा अनुच्छेद 28। शासकीय विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा दिया जाएगा, धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। यदि दिया भी जाता के लिए तो ग्रहण करने के लिए नहीं होंगे, के लिए बाध्य नहीं होंगे। क्लियर है? तो देखिए, शासकीय विद्यालय में धार्मिक नहीं दी जाएगी, यदि दिया भी जाता है तो ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। अब हेडिंग बनाइएगा कि शासकीय विद्यालय कौन सा है। ये शासकीय विद्यालय कौन सा? अगर हम शासकीय विद्यालय की बात करें तो जितने भी विश्वविद्यालय हैं, ये सब के सब आपके कैसे विद्यालय हो जाते हैं? तो ये सब के सब शासकीय विद्यालय हो जाते हैं। जितना भी सरकारी विद्यालय है, ये सब के सब शासकीय विद्यालय माने जाते हैं। जितना भी पंजीकृत यानी सरकार द्वारा रजिस्ट्रीकृत विद्यालय हैं, पंजीकृत विद्यालय हैं, ये सब के सब सरकारी विद्यालय माने जाते हैं। चलिए भाई, तो यहाँ पे अपवाद करके लिखिएगा, यदि कोई विद्यालय किसी संस्था या ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है, तो वहां धार्मिक शिक्षा दिया जाएगा। अभी भी साउंड की समस्या है क्या भाई? साउंड की समस्या है क्या? ठीक है भाई, तो धार्मिक शिक्षा कहां पे दी जाएगी वो भी बता दिया। शासकीय विद्यालय में तो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये भी बता दिया। क्लियर है भाई? भाई आगे आते हैं और हम अगले मौलिक अधिकार की तरफ चलते हैं। तो आपका आएगा 5वां मौलिक अधिकार, शिक्षा संस्कृति संरक्षण का अधिकार। शिक्षा संस्कृति संरक्षण का अधिकार आपके पास होगा। चलिए भाई, अगर हम शिक्षा संस्कृति संरक्षण के अधिकार की बात करेंगे तो यहाँ पे अनुच्छेद 29 व 30 की बात करेंगे। अनुच्छेद 29 व 30 की बात करेंगे।
चलिए भाई। बेटा वहां पे खतरनाक कारखाना जुड़ा होगा तो निश्चित तौर पे वो चाइल्ड वर्क नहीं, चाइल्ड वर्क अलाउ नहीं है। अगर मूवी सीन पिक्चर आदि में खतरनाक शब्द जुड़ा होगा कि वो खतरनाक जगह है, खतरनाक स्थान है, उसके स्वास्थ्य को और सेहत को क्षति पहुंचाएगा, तो निश्चित तौर पर मूवी में काम करना एक्टर के लिए हानिकारक है, छोटे बाल कलाकारों के लिए। लेकिन अगर वो उनके लिए खतरनाक नहीं है तो नहीं होगा, क्योंकि उसमें पहले ही लिखा है। ठीक है भैया।
कलाकारों के लिए, लेकिन अगर वो उनके लिए खतरनाक नहीं है तो नहीं होगा, क्योंकि उसमें पहले ही लिखा है। ठीक है भैया, आइए अनुच्छेद 29 की बात करते हैं। अनुच्छेद 29 में आती है एक बात, अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक शिक्षा संस्कृति शिक्षा संस्कृति व लिपि लिपि संरक्षण का लिपि संरक्षण का अधिकार। लिपि संरक्षण का अधिकार। अल्पसंख्यक कौन है? तो यहां पे पहला लाइन लिखेंगे, संविधान में परिभाषित नहीं है, संविधान में परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। संख्यक कौन है? तो जो संविधान में परिभाषित नहीं है। ये दो प्रकार के हैं, ये अल्पसंख्यक कितने प्रकार के हैं? तो ये दो प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं। पहला धार्मिक अल्पसंख्यक है, दूसरा भाषाई अल्पसंख्यक है, दूसरा भाषाई अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक कितने होंगे? दो। पहला मुस्लिम, इन्हें संसद ने अल्पसंख्यक घोषित किया हुआ है। दूसरा पारसी और ईसाई, ये सब संसद के द्वारा घोषित है अल्पसंख्यक। चौथा जैन, पांचवा बौद्ध, छठा जैन हो जाएगा, बौद्ध हो जाएगा और छठा सिख हो जाएगा। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा कि ये जो तीन अल्पसंख्यक है, ये तीन, इन्हें हिंदू अल्पसंख्यक कहते हैं, इन्हें हिंदू अल्पसंख्यक कहेंगे। ये हिंदू अल्पसंख्यक हो गए। भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक कौन होता है? तो प्रांतों में निवास करने वाले। जैसे मान लीजिए कि बिहार में कोई पंजाबी बोलने वाला जाके निवास करे, तो बिहार में जितने लोग हैं हिंदी भाषी हैं, अब वहां जो पंजाबी रह रहा है तो पंजाबी बोलेगा। ठीक है भैया, वो पंजाबी बोलेगा। ठीक है, लिपि की बात करते हैं, तो यहां पे अगर हम लिपि की बात करेंगे तो लिपि देखिए, हिंदी की लिपि क्या हो जाती है? तो हिंदी की लिपि देवनागरी हो जाती है, हिंदी की लिपि देवनागरी हो जाती है। इसी तरह से पंजाबी की लिपि क्या हो जाएगी? तो पंजाबी की लिपि गुरुमुखी हो जाएगी, गुरु। देखिए हिंदी, पंजाबी, उर्दू की लिपि क्या हो जाएगी? तो उर्दू की हो जाएगी या फारसी, अरबी या फारसी हो जाएगी, है ना। तो ये अपनी लिपि को भी संरक्षण देंगे, लिपि को भी संरक्षण देंगे। तो इस अनुच्छेद को हम कौन सा नाम देते हैं? तो इसे हम अल्पसंख्यकों के संरक्षण का अधिकार कहते हैं। तो नोट करके एक बात लिखेगा, नोट करके एक बात लिखेगा, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के संरक्षण का अधिकार है। अनुच्छेद 29 संख्यकों के संरक्षण का अधिकार है। क्लियर है भाई? तो इसमें अल्पसंख्यकों के संरक्षण की बात नहीं है। चलिए भाई, आज के आखिरी अनुच्छेद की तरफ चलते हैं, अनुच्छेद 30 की तरफ चलते हैं। अल्पसंख्यक लोग अपने धर्म से संबंधित शिक्षण संस्थान, अपने धर्म से संबंधित शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और उसका प्रबंधन मतलब मैनेजमेंट, प्रबंधन कर सकते हैं। यदि अल्पसंख्यक विद्यालय सरकार के अनुदान पर संचालित है, यदि अल्पसंख्यक विद्यालय सरकार के अनुदान पर संचालित है, तो उसके शुल्क का निर्धारण, उसके शुल्क मतलब उसकी जो फीस लगेगी, उसके शुल्क का निर्धारण सरकार करेगी। ये किस वाद में माना गया भाई? तो मोहिनी जैन का वाद था आंध्र प्रदेश में, मद्रास राज्य के खिलाफ। मोहिनी जैन वाद में यह बात माना गया था कि अगर सरकार किसी अल्पसंख्यक विद्यालय को अनुदान राशि दे रही है, पोषण कर रही है, तो उसकी फीस का निर्धारण भी सरकार करेगी। दूसरा एक और बात एक है, यदि कोई अल्पसंख्यक विद्यालय सरकार के अनुदान पर है, तो सरकार उस सरकार नहीं करेगा तो TMA पाई फाउंडेशन वाद, TMA पाई फाउंडेशन वाद, एक विद्यालय भी था यहाँ दिल्ली का, उस विद्यालय का भी केस इसी मामले पर आता है। TMA पाई फाउंडेशन वाद मामले में यह बात मानी गई थी। अब धार्मिक विद्यालय की बात करें तो जैसे मदरसा, क्रिश्चियन विद्यालय
खालसा विद्यालय, खालसा विद्यालय, जैन विद्यालय, जैन विद्यालय आदि, जैन विद्यालय आदि। ये सब कैसे हैं? तो ये धर्मों के आधार पर विद्यालय हो जाते हैं। क्लियर है? चलिए, तो अनुच्छेद 3 हमने बात कर ली है। बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि गुरुजी ऐसे आप पढ़ाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, इतना ज्यादा पढ़ाएंगे तो हमारा सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। नहीं, मैंने पहले भी कहा है कि मेरा बहुत बड़ा नाम नहीं है कि बहुत नामी टीचर हूं कि मैं आपको कुछ भी बोल दूं और आप विश्वास कर लो। तो मैं आपको मेहनत से पढ़ा सकता हूं, कंटेंट दे सकता हूं, ताकि जब आप एईडीओ का पेपर देकर निकले हैं तो मेरे कंटेंट से संतुष्ट रहें। तो मैं पूरी मेहनत करूंगा। अभी 20 तारीख तक मैं थोड़ा सा 1-2 दिन की मैं छुट्टी लूंगा इसमें, उसमें भी एक ही दिन की छुट्टी रहेगी। छुट्टी पर होते हुए भी फ्राइडे को मैं क्लास आपकी लेकर ही छुट्टी पर जाऊंगा। 2 घंटे की क्लास आपकी लेकर ही मैं छुट्टी पर जाऊंगा। फिर हो सकता है कि संडे अगर मैं क्लास ले पाया तो संडे में मेरी 5-6 घंटे की क्लास होगी। लेकिन मैंने पढ़ना आप लोग नहीं चाहते हो, मैं 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे पढ़ा सकता हूं। तो आप मेहनत भी नहीं करना चाहते, आपका सिलेबस भी पूरा हो जाए। तो ये दोनों चीजें कैसे संभव है, इसका आप कल मुझे या ऑफलाइन कमेंट में हल बताइएगा कि आप पढ़ना भी नहीं चाहेंगे, कई घंटे की मैराथन भी नहीं ले सकते हैं, नोट्स भी नहीं बना सकते हैं, सिलेबस भी पूरा हो जाना चाहिए और एईडी के पेपर में पढ़ाया हुआ आ भी जाना चाहिए। तो ये कैसे संभव है? मतलब इसका मुझे सलूशन चाहिए था। अगर आप लोग बताएंगे तो मैं उस आधार पर कर दूंगा। नहीं तो मैं जितने घंटे आपको पढ़ा रहा हूं ना, 4 घंटे में संविधान खत्म। और जिस तरह मैं एक्सप्रेस की तरह बोलता हूं ना, 1 घंटा 30 मिनट में पूरा संविधान फिनिश कर दूंगा। ठीक है भैया, चलिए आज के लिए इतना ही।